नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए थे उन आंदोलनों से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपको टोटल 51 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये सारे प्रश्न वही हैं जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर 25 से लेकर के 28 तारीख तक एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस समय आपके पास में सबसे बेहतरीन मौका है इसे परचेज करने का, क्योंकि अगर आप मेरा कोड KV10 यूज करेंगे तो आपको 10% की बजाय 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और फिर भी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 45 दिनों का प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि आपके IIT JEE, नीट UG और आपके 8वीं से 12वीं के लिए है, ये आपको मिलेगा 299 रुपए में। मतलब इससे सस्ता क्या आपको मिलेगा कि 45 दिनों का कोर्स आपको 299 में मिल रहा है और ये आपके 3 एग्जाम के लिए है, IIT JEE, नीट UG और 8वीं से 12वीं के लिए है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में इसकी लिंक मिलेगी और इसके ऊपर क्लिक करके आप अगर कोड KV10 यूज कर लेंगे तो आपके इस प्राइस पर भी 10% का हो जाएगा डिस्काउंट। बाकी अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आप उस कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो 28 तक ये ऑफर है, उससे पहले ही आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1923 का जो झंडा सत्याग्रह है, जिसे आप लोग ध्वज सत्याग्रह भी कहते हैं, ये किस शहर में आयोजित किया गया था। तो झंडा सत्याग्रह की बात करते हैं, वैसे ये सत्याग्रह पूरे देश में हुआ था, लेकिन प्रमुख तौर पर ये 2 शहरों में हुआ था। एक हमारा नागपुर है महाराष्ट्र वाला और दूसरा शहर आपका जबलपुर है मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बंगाल में डैश डैश की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये कौन सी खेती है? ये आपके नील की खेती थी। किसकी खेती? ये नील की खेती थी, जिसके लिए आपका 1859-60 में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे हम लोग आनंद मठ के नाम से जानते हैं, ये किसने लिखा था? तो ये जो उपन्यास है इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत जिसे हम लोग वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, वह वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम की बात करते हैं तो वो पहली बार 1896 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए नीचे कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो सबसे पहली बार कब गाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। तो भारत माता की जो फेमस पेंटिंग है ये बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे और इन्हीं के द्वारा 1905 में भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब यहां से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए 12 मार्च 1930 को ये शुरू होता है और ये आपका समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 को। मतलब 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून आपके गांधी जी के द्वारा तोड़ा जाता है। यहां पर 150 मील की यात्रा जो है 250 मील के आसपास की यात्रा है जिसको तय किया गया था और गांधी जी के साथ में यहां पर टोटल
78 अनुयायी थे जो कि इनके साथ गए थे, और इनके साथ में सरोजिनी नायडू भी थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के विचार की परिकल्पना नहीं थी। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था इसमें यह कहा गया था कि सिविल सेवाओं का हम बहिष्कार करेंगे, यानी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसके बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जो भी आपके टाइटल वगैरह दिए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा उसको भी छोड़ देंगे, लेकिन लोकप्रिय हिंसा कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था, यानी कि वायलेंस करना इसका उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन है ये होता है 1905 में। ये आपको ध्यान रखना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, जिसको 1911 में पुनः रिस्टोर कर दिया जाता है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, विभाजन हुआ था 1905 में और इसको फिर रद्द कर दिया जाता है 1911 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो आपको पता होगा, एक हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय था मुंबई में, वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इसका जो पहला अधिवेशन है वो भी आपके बॉम्बे में ही हुआ था। कब स्थापना हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय कांग्रेस भारत के जो वायसराय थे उनका नाम है लॉर्ड डफरिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काकोरी संयंत्र, जिसका नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है, अब इसका नाम हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो आपको बताना है ये किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में 9 अगस्त के दिन ये काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, जिसे अब हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। इसको लीड किया था हमारे HRA के जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, इन सारे लोगों के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था? आत्माराम पांडुरंग। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च 1867 को मुंबई में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा प्रेयर सोसाइटी यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। देखिए, सिख धर्म में हमारे टोटल 10 गुरु हुए हैं। स्थापना सिख धर्म की गुरु नानक देव ने की थी, और आखिरी गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1799 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी गई थी, और इसी के बाद में सिख धर्म का जो गुरु है उसको मतलब ये जो खालसा पंथ है यही आपके सिख धर्म का गुरु बन गया। अब आपके कोई गुरु सिख धर्म में नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सॉरी, 1699 था, मैंने 1700 बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है। पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी इनका नाम है सरोजिनी नायडू। 1925 में जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट उनका नाम है। और आपको पता होना चाहिए कि 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पर सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। फिलहाल के लिए सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष में शिकागो यानी कि अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। तो ये उल्लेख इन्होंने 1893 में किया था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश डैश में मदरसे की स्थापना की थी। तो ये जो मदरसा है ये स्थापित किया गया था कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि इस थ्योरी में यह बताया गया था कि हमारे देश में जो आर्य लोग हैं वो आपके तिब्बत से आए थे,
और ये कहा था सत्यार्थ प्रकाश में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसी किताब में इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो आपके कुछ मतलब ट्रेडिशन वगैरह हैं वो हमारे मिलते हैं तिब्बत के लोगों से, और इसीलिए आर्य जो हैं वो आपके आए थे तिब्बत से। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने इसकी 103वीं वर्षगांठ मनाई है, तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि उस समय कौन सा त्यौहार लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसी समय जनरल डायर के आदेश पर यहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई थी। बाद में ये जो जनरल डायर होते हैं इनकी हत्या करते हैं सरदार उधम सिंह, और इस हत्याकांड का लेते हैं बदला। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये तो बहुत ही आसान है। 1857 की क्रांति के बाद में जो भारत में शासन था उसको ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में ले लिया था, और उसी के बाद में लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो ये जो चीनी विद्वान है इसका नाम है जुआन जांग। क्या नाम है? जुआन जांग इसका नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1857 में बिहार से किसने आजादी की पहली लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो बिहार से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से इसको लीड किया था कुंवर सिंह ने। किसने लीड किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्रांति की शुरुआत बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने की थी। उसके बाद में दिल्ली में इसको लीड किया था बहादुर शाह सेकंड और जनरल बखत खान ने। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई वहां पर थी। बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। कानपुर की बात करें तो यहां पर हमारे नाना साहिब, राव साहिब, ये सारे लोग शामिल थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो 5 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी और जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे उन दोनों के बीच में ये पूना पैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मैडम भीकाजी कामा के द्वारा किस वर्ष जर्मनी के स्टटगार्ड में तिरंगा फहराया गया था? तो ये आपकी पहली भारतीय थी जिन्होंने भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया था, और ये फहराया गया था 22 अगस्त 1907 को। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था इसको चुपके से भारत में लाए थे इंदु लाल याग्निक। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इंदु लाल याग्निक जी ये जो झंडा है इसको 22 अगस्त 1907 को भारत में लाए थे। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहां पर फहराया जाता है? तो ये जो ध्वज है ये फहराया जाता है दिल्ली के लाल किले पर, और आपको पता होगा कि ये जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश डैश में हुआ था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन हुआ था दिसंबर 1600 में। कब हुआ था? दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अवध एक चेरी है और एक दिन हमारे मुंह में आएगा, ये किसका कथन है? तो ये अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। आपको पता होगा कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, जिसके जरिए हमारे कई सारे भारतीय राज्य थे जिनको इन्होंने ब्रिटिश भारत में मिला लिया था, और उसी क्रम में अवध के बारे में इन्होंने ये कहा था कि यह एक चेरी है और एक ना एक दिन ये हमारे मुंह में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज इसकी स्थापना 1828 में हमारे भारतीय पुनर्जागरण काल के जनक राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि सालबाई की संधि पर डैश डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। तो सालबाई की जो संधि है इसके ऊपर हस्ताक्षर मई 1782 में हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बीच में ये हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग अंग्रेजों की तरफ से और हमारे देश की तरफ से महादाजी सिंधिया। तो ध्यान रखिएगा, इनके बीच में 17 मई 1782 को ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके? आर्य समाज के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम नाम की जो पत्रिका है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, एक तो आपकी वंदे मातरम नाम की पत्रिका थी जिसकी शुरुआत पेरिस में की थी मैडम भीकाजी कामा ने, और एक आपका वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम भी था वंदे मातरम। इसको शुरू किया था बिपिन चंद्र पाल ने अरविंदो घोष के साथ में मिलकर के। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा पत्रिका के लिए करेक्ट। तो ये मैंने लिख भी दिया है। वंदे मातरम पत्रिका जो है इसको मैडम भीकाजी कामा ने शुरू किया था। वंदे मातरम जो कि अंग्रेजी भाषा का एक वीकली न्यूज़पेपर था, इसको शुरू किया था बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न है कि सन डैश डैश में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना इन्होंने 1943 में की थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो अंग्रेजों ने भारत में डलहौजी क्लब की स्थापना 1848 में की थी और उसी समय यहां पर फुटबॉल की शुरुआत भी अंग्रेजों ने किया था 1848। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना 1784 में की गई थी, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश डैश कॉलेज शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक संस्कृत कॉलेज था। वर्तमान में इसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि आपको वाराणसी में मिलेगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने के लिए यहां पर बोली लगती थी और बोली लगने के बाद में जो व्यक्ति बोली जीतता था उसको 5 वर्ष के लिए ये राइट मिल जाते थे कि वो राजस्व को एकत्रित कर सकता है। नाम इसका था इजारेदारी सिस्टम और इसको शुरू किया था यहां पर वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो 1793 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि डैश डैश ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो भारतीय सिविल सेवा के जनक भी इन्हें कहा जाता है। नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1822 में डैश डैश सिस्टम को शुरू किया गया था। तो ये जो सिस्टम है इसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है? महालवाड़ी व्यवस्था इसका नाम है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में इसको शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो व्यवस्था है इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। क्या नाम है? परमानेंट सेटलमेंट या फिर अस्थायी बंदोबस्त इसका पूरा नाम है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि सी राजा गोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये जो नमक सत्याग्रह है इसका नेतृत्व इन्होंने किया था तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में इसका इन्होंने नेतृत्व किया था।
तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो देखिए, जो साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है, जो कि 1928 में भारत आता है, इसमें टोटल 7 मेंबर थे और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि इसमें 7 के 7 मेंबर ब्रिटेन से थे, यानी कि भारत से किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। तो चूंकि भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1916 में डैश डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी, उसी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी पहली बार जनता से रूबरू हुए थे। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। आपको ध्यान रखना है कि बिहार के एक व्यक्ति थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, उन्होंने ही गांधी जी को इसके लिए इनवाइट किया था और गांधी जी की अगुवाई में ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की तरफ ढकेल दिया था। अब इसमें कई लोग गलती करते हैं क्योंकि वो आंख मूंद करके सीधे बारडोली सत्याग्रह के ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1917 में गुजरात के गोधरा में महात्मा गांधी जी से मुलाकात होती है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और उसी का इनके जीवन पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसी के बाद में ये आपके राजनीति की तरफ, यानी कि जो आज़ादी का आंदोलन है उसमें जुड़ जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो खिलाफत सम्मेलन है ये आपका आयोजित किया गया था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आपको पता होगा कि शौकत अली 2 भाई थे जिनके द्वारा खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इसी के साथ में मर्ज कर दिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। तो भारत कोकिला की जो उपाधि है ये दिया गया था सरोजिनी नायडू जी को। ध्यान रखिएगा, भारत के किसी राज्य की ये पहली महिला राज्यपाल थी, नाम सरोजिनी नायडू है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस स्थान पर आरंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके अगस्त क्रांति मैदान पर शुरू होता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी ने ये पढ़ा ही होगा कि 8-9 अगस्त को 1942 में मुंबई में जो ग्वालियर टैंक मैदान है, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी दौरान अरोड़ा आसिफ अली ने यहां पर झंडा भी फहराया था। करो और मरो का जो नारा है वह भी इसी दौरान हमारे गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और इसी आंदोलन के बाद में 1942 से लेकर के 44 तक गांधी जी को नज़रबंद भी रखा गया था। तो आपको मुझे उस महल का नाम बताना है या उस स्थान का नाम बताना है जहां पर गांधी जी को कस्तूरबा गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी के साथ में नज़रबंद रखा गया था। वो स्थान आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो रॉलेट सत्याग्रह जो है ये 1919 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसका परिणाम क्या रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 11 सूत्रीय मांगों पर यह समझौता हुआ था और इसके लिए गांधी जी की कई बार आलोचना भी होती है कि इन 11 सूत्रीय मांगों में उन्होंने हमारे जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, उनके फांसी की सजा को रुकवाने के लिए कोई भी पहल नहीं की थी। तो इसके लिए गांधी जी की आलोचना भी होती है और जायज़ भी है कि गांधी जी अगर चाहते तो शायद इन लोगों को फांसी नहीं होता। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान
स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? वैसे जो हमारा वर्तमान में ध्वज है आपको पता होगा कि पिंगली वेंकैया साहब ने उसको डिजाइन किया था, लेकिन अगर हम लोग स्वराज ध्वज की बात करते हैं तो इसको डिजाइन किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने डिजाइन किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के रूप में जाना जाता है? तो हमारे जो टी प्रकाशम हैं, क्या नाम है? टी प्रकाशम, जो कि आपके मद्रास के सीएम भी रहे थे, इन्हीं को आंध्र केसरी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब हमारा आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 23 से 24 नवंबर 1946 के बाद में जेबी कृपलानी साहब ही हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से हमने जो टॉप 51 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट।